हेलो एवरीवन, हम वर्ल्ड मैप को डिस्कस कर रहे हैं और आज देख लेते हैं कि हम कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम वर्ल्ड मैप के जो भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं और जो भी इम्पोर्टेंट इस्थमस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इनको स्टार्ट करने से पहले, इनको डिस्कस करने से पहले हम वर्ल्ड मैप को व्यू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वर्ल्ड मैप में और क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हम स्टडी करें। देखो, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। अब आप इस तरीके से वर्ल्ड को जब आप देख रहे होगे और अर्थ को आप देखते होगे तो आप कंपैरिजन कर पा रहे होगे कि देखो, ये तो मैप इस तरीके से दिखाया हुआ है, एटलस इस तरीके से दिखाया हुआ है, और जब आप ग्लोब देखते हो तो अर्थ को एक स्फेरिकल शेप में, एक गोलाई में आप देखते हो। ठीक है, तो देखो, ये तो समझाने के लिए मैप को इस तरीके से व्यू करवा रखा है ताकि आपको अच्छे से चीज़ समझ में आए। हम मैप को अगर हम देखें तो जब भी हम किसी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से या फिर जनरल नॉलेज के हिसाब से हम मैप को व्यू करते हैं तो इंडिया में हम रहते हैं और इंडिया के आसपास का जो एरिया है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट लेक्चर में, ज्योग्राफी के फर्स्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि यूरोप और एशिया अगर हम नेचुरली देखें तो इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यूराल सी से जब हम दोनों को अलग अलग करते हैं तो यूराल जो माउंटेन है, सॉरी यूराल सी नहीं है, यूराल माउंटेन्स, उनके थ्रू हम एशिया और यूरोप को अलग करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एशियन एरियाज़ है, एशियन जो कॉन्टिनेंट है उसका एरिया और साउथ एशिया वाला जो रीजन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसको हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट स्टेट एंड इस्थमस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये एशिया वाला पार्ट है। एशिया वाले पार्ट में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि सबसे ऊपर यहाँ पर रशिया कंट्री है और रशिया का जो ये रीजन है इसको साइबेरियन रीजन के नाम से बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है? साइबेरियन रीजन। उसके नीचे अगर हम थोड़ा सा आए तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। उस एरिया को हम बोलते हैं सेंट्रल एशिया। ये जो टर्म्स है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम में जब भी आप न्यूज़पेपर रीड करते हो या कोई भी आपका स्टैटिक पार्ट को आप स्टडी करते हो तो ये टर्म्स आपको बार बार कि सेंट्रल एशिया में ऐसे है, उससे इंडिया को क्या इफेक्ट होगा। तो जब तक आपको अगर सेंट्रल एशिया नहीं पता है तब तक आप उस टर्म को अच्छे से नहीं याद रख पाओगे। ओके, तो सेंट्रल एशिया वो कंट्रीज जैसे कि किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो आती हैं सेंट्रल एशिया में। उसके थोड़ा सा नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर ये चाइना है। आपको पता होगा इंडिया के ऊपर यहाँ पर चाइना है, ठीक है। और यहाँ पर ये है, ये वाला जो रीजन है वो कोरियन पेनिनसुला है और यहाँ पर है जापान। मतलब ये वाला जो रीजन है इसको बोला जाता है ईस्ट एशिया। किसके नाम से बोला जाता है? ईस्ट एशिया। यहाँ पर थोड़ा सा हम साउथ में आते हैं तो साउथ में आप देखोगे इंडिया, यहाँ पर नेपाल, ये देखो ये है कौन सा? हिमालयन माउंटेन। तो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नीचे मालदीव, यहाँ पर है मालदीव। इसके अलावा पाकिस्तान, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वो कौन से हैं? वो है साउथ एशिया। कौन से कंट्रीज? साउथ एशिया। अब यहाँ पर इंडिया के ईस्ट में हम आते हैं। इंडिया के ईस्ट में कंट्रीज हैं जिनको आप आसियान कंट्रीज़ के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये सारे जो कंट्री हैं, सिंगापुर, ब्रुनेई, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं उनको साउथ ईस्ट एशिया के नाम से जाना जाता है। साउथ ईस्ट एशिया के नाम से, जो मिलकर के क्या बनाते हैं? आसियान ग्रुप को मेजरली बनाते हैं। मतलब इसमें 10 मेंबर जो हैं उनको साउथ एशिया कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। साउथ एशिया डिस्कस कर लिया, साउथ ईस्ट एशिया डिस्कस कर लिया, ईस्ट एशिया डिस्कस कर लिया, सेंट्रल एशिया डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर इंडिया के वेस्ट में देखो, हमने साउथ एशिया डिस्कस किया तो सार्क के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उसमें कौन आता है? उसमें आता है अफगानिस्तान जो है वो भी आता है। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो साउथ एशिया में अफगानिस्तान नहीं आता है। लेकिन अगर सार्क की बात करें तो उसका मेंबर कंट्री है अफगानिस्तान। अब यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, ये है अरब पेनिनसुला। अरब पेनिनसुला के यहाँ पर ये वाला जो रीजन है वो है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ के आसपास यह गल्फ कंट्रीज़ के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है।
ये वाली जो कंट्रीज़ हैं उनको गल्फ कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो रीजन है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इंडिया के वेस्ट में है तो इनको वेस्टर्न एशिया बोला जाता है, इंडिया के वेस्ट में है तो इनको बोला जाता है वेस्टर्न एशिया। ठीक है, ये वाला जो रीजन, इसके आसपास वाला जो रीजन है वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया। अगर हम बात करें दूसरा, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके अकॉर्डिंग ये वाली जो कंट्रीज़ हैं इनको बोला जाता है, इनको किस नाम से बोला जाता है? मिडिल ईस्ट के नाम से, मिडिल ईस्ट के नाम से। और अगर इन कंट्रीज़ की खुद की बात करें तो ये खुद को अपने आप को गल्फ कंट्रीज़ के नाम से रिकॉग्निशन देती हैं। तो ये अलग अलग नाम है इन कंट्रीज़ के, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट या फिर गल्फ कंट्रीज़। तो हमने साउथ एशिया देख लिया और सारी जो मेजर एशिया वाला जो रीजन है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इन टर्म के नाम से ही न्यूज़पेपर में आता है या फिर स्टैटिक पोर्शन में आता है। तो ये टर्म कौन से कंट्रीज़ के लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है ये आपको पता होना चाहिए। अब ये तो हमने क्या देख लिया, ये तो हमने डिस्कस किया कि एशिया को किस नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इसके बाद में जो मेजर इस्तमस हैं और मेजर जो स्टेट हैं उनके बारे में डिस्कस करने से पहले और भी कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ सी देखेंगे जिनको मार्जिनल सी बोला जाता है। अब मार्जिनल सी क्या होता है? मार्जिनल सी ये होता है कि जो मेजर सी है उसी का कोई पार्ट हो उसको बोला जाता है मार्जिनल सी। जैसे कि हम इंडिया में ही, इंडिया के ऊपर वाला जो रीजन और यहाँ पर है, यहाँ तक एशिया फैला हुआ है, तो एशिया में कुछ यहाँ पर सी है। जैसे ये है कैस्पियन सी, इसको बोला जाता है कैस्पियन सी। ये वाला जो रीजन है वो है ब्लैक सी। कौन सा है? ब्लैक सी। ब्लैक सी के यहाँ पर है सी ऑफ अजोव, सी ऑफ अजोव। अब आपको देखो ये चीज़ें नई लग रही होंगी, लेकिन जब आप रेगुलर इन वर्ड्स को सुनेंगे, इन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद होने लग जाएंगी। ये ब्लैक सी और ब्लैक सी के यहाँ थोड़ा सा ऊपर जो क्रीमिया वाला रीजन है, यूक्रेन का क्रीमिया वाला रीजन जिसको रशिया ने अनेक्स कर लिया है और उसको लेकर के प्रॉब्लम होने की वजह से ही G8 कंट्रीज़ में से रशिया को बाहर करके दोबारा से G7 जो कंट्रीज़ हैं वो वापस से ये ग्रुप वापस में एस्टेब्लिश हो गया है। रशिया को इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने किसी कंट्री का जो एरिया है उसको अनेक्स किया है। यहाँ पर ब्लैक सी के ऊपर है सी ऑफ अजोव और यहाँ पर जो ब्लैक सी है उसके छोटे सा इस पार्ट में है, यहाँ पर ये वाला जो रीजन है इसको बोला जाता है सी ऑफ मार्मरा, सी ऑफ मार्मरा। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट स्टेट है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्लैक सी और किसके बीच में? सी ऑफ अजोव के बीच में है स्ट्रेट ऑफ क्रैच, स्ट्रेट ऑफ क्रैच। और यहाँ पर ब्लैक सी और कौन है? सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा के बीच में है ब्लैक सी और सी और मरमरा के बीच में है बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट। और अगर हम सी ऑफ मरमरा, सॉरी STRAIT, सी ऑफ मरमरा और यहाँ पर देखो ये वाला जो रीजन है वो है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी का ही एक यहाँ पर मार्जिनल सी है जिसको एजियन सी के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑफ मरमरा और एक तरीके से मेडिटेरियन सी के बीच में जो स्टेट है उसको बोला जाता है डार्डानेल्स स्ट्रेट। ठीक है, अब ये स्ट्रेट वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये ज्योग्राफी की एक इम्पोर्टेंट टर्म है। आपने बहुत सारी स्टेट देखी, आपको क्या समझ में आया कि एक नैरो वाटर बॉडी जो टू बिग वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करती है, टू बिग वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करती है, वो होती है स्ट्रेट। क्या होती है? स्ट्रेट। अब दो वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करेगी तो सेपरेट किसको करेगी? दो लैंड बॉडीज़ को। ठीक है, अब इस्थमस जो है वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इस्थमस में क्या होता है? इस्थमस एक नैरो लैंड बॉडी है जो टू बिग लैंड बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करती है और सेपरेट किसको करेगी? वाटर बॉडीज़ को। ठीक है, ये हो गया इस्थमस। ये हमने ज्योग्राफी की दो इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस किया। देखो जो स्टेट मेजर इंपॉर्टेंट जो स्टेट और इस्थमस है ये एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं तो आपको पता होनी चाहिए। तो ये वाला रीजन हमने डिस्कस किया।
अब ये वाला रीजन हमने क्यों डिस्कस किया? इसको डिस्कस करने का मेन कारण ये है कि यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है टर्की। टर्की जो कंट्री है वो ऐसी कंट्री है, टर्की के अलावा रशिया भी है, जो एशिया और यूरोप दोनों में ही पाई जाती है। मतलब दोनों में ही अपना जो उसका एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया, वो दोनों ही कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है ये जो ब्लैक सी है, सी ऑफ मरमरा जो है वो सेपरेट करता है एशियन टर्की को और कौन सी टर्की? जो यूरोपियन टर्की है उसको। तो यूरोप में तो जो टर्की है वो बहुत कम एरिया कवर करती है। मेजरली एशियन जो कॉन्टिनेंट है उसी में फैली हुई है। टर्की की कैपिटल आपको ध्यान होगी, टर्की की कैपिटल है अंकारा। अंकारा जो है वो एशिया में एग्जिस्ट करती है और टर्की का एक मेजर सिटी है जिसका नाम है इस्तांबुल। इस्तांबुल जो है वो यूरोप में सिचुएटेड है। ये बात ध्यान हो गई। इसके अलावा देखो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, आपको भी पता होगा कि जहाँ पर भी राज किया, जहाँ पर भी पूरे वर्ल्ड में अपनी कॉलोनी बनाई, वो किसने बनाई? यूरोपियन कंट्रीज़ ने। तो यूरोपियन कंट्रीज़ कैसी हैं? डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। और एशिया, टर्की जो है, टर्की का बहुत कम एरिया यूरोप में है। मतलब मेजरली जो यूरोप है वो एशियन कंट्रीज़ को पुअर कंट्री मानता है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ मानता है। तो टर्की को क्या नाम दिया गया? टर्की को बोला जाता है सिक मैन ऑफ यूरोप। क्या किस नाम से बोला जाता है? सिक मैन ऑफ यूरोप। इसके अलावा जो यूराल माउंटेन्स हैं वो रशिया को भी एशिया में और यूरोप में दोनों में फैलने से, मतलब दोनों कॉन्टिनेंट में रशिया भी फैला हुआ है। तो दो ऐसे कंट्री दो कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए हैं। तो यहाँ की जो मेजर स्टेट्स हैं उनको हमने देखा। अब और देखते हैं हम यहाँ पर हमने डिस्कस किया मेडिटेरियन सी है, ये है मेडिटेरियन सी, और यहाँ पर है अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो अब हम नॉर्थ अमेरिका की जो इम्पोर्टेंट स्टेट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और नॉर्थ अमेरिका में मेजरली कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? यहाँ पर है कनाडा, ऊपर कनाडा, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे अगर हम आए तो यहाँ पर है यूएसए, और ये नीचे है मैक्सिको। ये जो वाला जो पार्ट है वो यूएसए का ही पार्ट है जिसको अलास्का के नाम से जाना जाता है। देखो ये जो रीजन था वो पहले रशिया का पार्ट था। रशिया वाला पार्ट देखो, ये तो फ्लैट तरीके से दिखा रखा है कि आप अच्छे से व्यू कर पाओ, अच्छे से समझ पाओ। लेकिन ग्लोब आपने देखा होगा, जब आप ग्लोब में देखते हो तो ये वाला जो रीजन और ये वाला जो रीजन है वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, और एक दूसरे से अलग होते हैं बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू। तो यहाँ पर है बेरिंग स्ट्रेट। अब ये बेरिंग स्ट्रेट जो है वो किसको अलग करती है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को और एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसको तो अलग करती है। मतलब यूएसए को और किसको? रशिया को तो अलग करती है और कनेक्ट करती है। यहाँ पर नॉर्थ वाले पार्ट में है चुक्सी सी और यहाँ पर साउथ वाले रीजन में है बेरिंग सी। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और जो एशिया कॉन्टिनेंट है उन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करती है। अब थोड़ा सा अगर हम नॉर्थ कॉन्टिनेंट में अंदर आएँ तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अंदर आते हैं तो यहाँ पर कनाडा है। कनाडा में आपको पता होगा कि यहाँ पर कैनेडियन शील्ड है। जब हम और अच्छे से ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझेंगे। ये गल्फ ऑफ हडसन है, हडसन की खाड़ी मतलब बे ऑफ हडसन। इसके थोड़ा सा नीचे हम आते हैं तो कनाडा और यूएसए की जो बाउंड्री है वो उसके ऊपर, उस बाउंड्री के ऊपर 5 ऐसी लेक्स हैं जिनको ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। ये जो ग्रेट लेक्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं यहाँ की इकोनॉमी को बनाने में। तो इन ग्रेट लेक्स के जो नाम है वो आपको ध्यान होने चाहिए। यहाँ पर है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी, और लास्ट में अगर हम बात करें लास्ट की जो, एक सेकेंड, यहाँ देखिए यूएसए और कनाडा के बीच में ग्रेट लेक्स, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो, ये 5 जो लेक्स है ना वो मिल करके दोनों की बॉर्डर को बनाती हैं।
अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि इन 5 लेक्स में से जब हम और अच्छे से व्यू करेंगे, देखो अभी तो सिर्फ हम वर्ल्ड मैप को व्यू कर रहे हैं और वर्ल्ड मैप पे ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने पहली बार वर्ल्ड मैप को स्टडी किया है ना, उनको इतनी सारी चीज़ें याद रखना भी काफ़ी ज़्यादा वो होगा। तो जैसे जैसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कॉन्टिनेंट को और वर्ल्ड मैप को अच्छे से व्यू करेंगे, वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, तो और ज़्यादा डीप में जा कर के हम स्टडी करने वाले हैं। सिर्फ अभी तो हम ओवरव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मिशिगन लेक है वो एकमात्र ऐसी लेक है जो कम्प्लीटली यूएसए में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और जो बची हुई 4 जो लेक्स हैं वो दोनों के बीच में शेयर होती हैं। ये बात ध्यान हो गई। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैक्सिको के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ये जो है वो है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये जो है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, ये हो गया अटलांटिक ओशियन। अब यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशियन को जो स्टेट आपस में कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं फ्लोरिडा स्टेट। किस नाम से जाना जाता है? फ्लोरिडा स्टेट। तो फ्लोरिडा स्टेट जो है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशियन को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। नीचे यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कैरेबियन सी, ये जो जगह है वहाँ पर है कैरेबियन सी, और यहाँ पर है युकाटान चैनल। स्टेट के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि स्टेट एक नैरो वाटर बॉडी होती है, तो स्टेट से थोड़ा सा बड़ा जो एरिया होता है वाटर का उसको बोलते हैं चैनल, उसको बोलते हैं चैनल। तो यहाँ पर है युकाटान चैनल जो गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये हमने इम्पोर्टेंट स्टेट ही देखी यहाँ की, युकाटान चैनल, और यहाँ पर है फ्लोरिडा स्टेट। अब यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैरेबियन सी में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं। जब हम अर्थ का ओरिजिन देखेंगे तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये जो यहाँ पर देखिए कैरेबियन आइलैंड्स, इन आइलैंड्स को 2 नाम से जाना जाता है, ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज। ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज मतलब जो थोड़े बड़े आइलैंड्स हैं उनको ग्रेटर एंटिलीज, जो छोटे आइलैंड्स हैं उनको लेसर एंटिलीज, ठीक है। अब ये संरचना इस तरीके से, स्ट्रक्चर ऐसे है, ऐसे बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, फिर छोटे आइलैंड्स हैं। ज्योग्राफी में इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं आइलैंड आर्क्स, आइलैंड्स आर्क्स, या फिर बोलते हैं फेस्टून्स। ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कैरेबियन आइलैंड्स ही इस तरीके से फैले हुए हैं। हमारे वर्ल्ड मैप में आप जब देखोगे तो यहाँ पर ये जापान वाला जो रीजन है, यहाँ देखिए, ये भी फेस्टून के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो रीजन है ये देखिए आप, ये भी फेस्टून्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर हैं उनको ज्योग्राफी में फेस्टून्स के नाम से बोला जाता है। अब यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया, ये इम्पोर्टेंट स्टेट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इस्थमस भी है। इस्थमस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एक छोटा सा लैंड बॉडी जो 2 बिग लैंड बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। यहाँ पर, यहाँ आप देखोगे, एक मिनट, यहाँ देखिए, ये जो एरिया है ना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट को जो कंट्रीज यहाँ पर मिलाती हैं उस एरिया को बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। किस नाम से जाना जाता है? सेंट्रल अमेरिका। यहाँ पर बहुत छोटे कंट्रीज़ हैं और ये छोटे कंट्रीज़ आपस में कनेक्ट करते हैं। इस सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री है जिसका नाम है पनामा। यहाँ पर इस एरिया में आएगा पनामा। पनामा जो है यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पर है अटलांटिक ओशियन। ये पनामा इस्थमस मतलब ऐसा लैंड बॉडी जो बहुत ही संकरा था, बहुत ही नैरो था, जिसको काट करके एक नहर बनाई गई, एक कैनल बनाई गई और उसके थ्रू अटलांटिक ओशियन को और यहाँ पर पैसिफिक ओशियन को आपस में कनेक्ट किया गया। अब ऐसा क्यों किया गया, इसका कारण आप सोचिए। देखो, मान लो इस एरिया से कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं और या तो उनको यहाँ पर पहुँचाना है, कहाँ से, यहाँ पर कुछ बना और यहाँ पर पहुँचाना है। कैसे पहुँचाओगे आप पहुँचाओगे या तो आप वाटरवे का यूज़ करते हो तो इस एरिया से आपकी शिप जाएगी, ऐसे घूम करके आपको यहाँ पहुँचाना होगा,
या फिर आप ट्रांसपोर्ट का यूज़ करोगे जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे का आप यूज़ करोगे तो यहाँ से आप पहुँचाओगे, फिर यहाँ पर ओशन का यूज़ किया जाएगा और तब जा कर के यहाँ पहुँच पाएगा। अब मान लो आपको यहाँ से कोई चीज़ यहाँ पहुँचानी है तो आपको इतना घूम करके ना आना पड़े, उसकी जगह पर आप यहाँ से इस यूज का पनामा जो कैनल है उसका यूज़ करके आप यहाँ पर इजीली आ सकते हो। अब इससे आप क्या 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 होता है, आपकी जो मनी है वो बचेगी, आपका जो टाइम है वो सेव होगा, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बूस्टअप होगी, आप मनी का यूज़ कर पाओगे किसी अदर वर्क के लिए, टाइम का यूज़ कर पाओगे और अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए। इसके अलावा और भी अदर इफ़ेक्ट्स होंगे जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये ही मेजर रीज़न है कि इस तरीके से जो इस्तेमास हैं उनको काट करके पूरे वर्ल्ड में, जैसे यहाँ पर हम बाद में देखेंगे कि स्वेज कैनाल इसी तरीके से डेवलप की गई है ताकि ट्रेड में काफ़ी उसका यूज किया जा सके। तो ये पनामा है, पनामा इस्तेमास, और यहाँ पर पनामा कैनाल भी है, बनाई गई है जिसका यूज़ ट्रेड के लिए किया जाता है। जब आप सेंट्रल अमेरिका को डिस्कस करोगे, अच्छे से व्यू करोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर एक कंट्री है निकारागुआ। निकारागुआ भी जिस तरीके से पनामा है ना, उसी तरीके से निकारागुआ में भी निकारागुआ लेक है और छोटा सा लैंड एरिया है। अगर उसको कट किया जाए तो उसका यूज भी किया जा सकता है एक कैनल बना करके ट्रेड के लिए। देखो जो पनामा इस्तेमास बनी, पनामा कैनल बनी, उसको सपोर्ट कर रहा है यूएसए यहाँ पर पैसा लगा रहा है और पनामा जो कंट्री है उसको यहाँ से काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है। अब निकारागुआ जो है वो भी इसके लिए बोल रहा है कि उसको भी यहाँ पर इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए, तो चाइना यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि चाइना उसको सपोर्ट करे। हालांकि अभी ये कैनल नहीं बन पाई है, लेकिन चाइना उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि यहाँ पर अपना जो डोमिनेंस है उसको क्रिएट कर सके। क्यों बनाने की निकारागुआ ने क्यों बोला? क्योंकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ से जो भी शिप पास होगी उससे जो भी रेवेन्यू मिलेगा वो कहाँ जाएगा? पनामा कंट्री के पास में। ठीक है, तो इसी का फ़ायदा उठाने के लिए निकारागुआ भी कोशिश कर रहा है। तो ये हमने इस एरिया में जो मेजर इस्तेमास हैं, मेजर यहाँ पर जो स्टेट हैं उनके बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ पर एक स्टेट हो रहे हैं जिसको बोला जाता है डेविस स्टेट, डेविस स्टेट के नाम से। डेविस जो स्टेट है वो यहाँ पर ये जो एरिया है ये है बैफिन बे, और नीचे है यहाँ पर लेब्राडोर सी। ये जो बैफिन बे और लेब्राडोर सी को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है डेविस स्टेट। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इस एरिया में आते हैं। इस एरिया में आने से पहले हम नॉर्थ अमेरिका की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। मिसिसिपी यहाँ की काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर है, और अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें कॉन्टिनेंट की तो यहाँ पर अमेज़न जो रिवर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हम आते हैं यूरोप में अगर हम मेजर स्टेट की बात करें तो आप यहाँ देखोगे कि ये यूके वाला एरिया है। यूके, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन में क्या अंतर है ये आपको पता होना चाहिए। देखो ब्रिटेन के बीच में, इंग्लैंड के बीच में और यहाँ पर है फ्रांस, उसके बीच में जो स्टेट है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो स्टेट है उसका नाम है डोवर स्टेट। क्या नाम है? डोवर स्टेट। ये जो डोवर स्टेट है वो यहाँ पर नॉर्थ सी है और यहाँ पर है इंग्लिश चैनल के बारे में आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है डोवर स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने मेडिटेरियन सी को देखा। मेडिटेरियन सी से अगर हमें आना है इंडियन ओशन में तो देखो यहाँ पर एक स्वेज कैनाल है, इस्थमस ऑफ स्वेज थी, जिसको काट करके स्वेज कैनाल बनाई गई। पहले ही हमें पता है कि इस्थमस का यूज किस तरीके से किया जा सकता है ताकि ट्रेड के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मान लो आपको यूरोप से एशिया में जाना है तो या तो आप रेल ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे या फिर आप यूज़ करोगे रोड ट्रांसपोर्ट। और अगर आप वाटरवे का यूज़ करते हो, अब वाटरवे के लिए इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? फोकस करने का कारण ये है कि वाटरवे जो है वो अगर कंपैरिजन किया जाए रोड ट्रांसपोर्ट से या फिर रेलवे ट्रांसपोर्ट से तो काफ़ी चीप गिरता है, काफ़ी सस्ता होता है। इसीलिए फोकस किया जाता है वाटरवे जो नेविगेशन एरिया है उसके ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पर इस्थमस ऑफ सुएज थी, उसको काट करके
सुएज कैनाल बनाई गई और सुएज कैनाल के थ्रू यहाँ पर है रेड सी, रेड सी को और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट किया गया और इस एरिया के थ्रू यूरोप से अगर कोई सामान एशियन कंट्रीज़ में भेजना है, साउथ एशिया में भेजना है, साउथ ईस्ट एशिया में भेजना है, तो देखो पहले आपके जो शिप है उसको इतना घूम करके आना पड़ता और अब आप डायरेक्ट यहाँ से इस एरिया से यहाँ पर प्रवेश कर रहे हो, तो आपका टाइम बच गया, मनी बच गया, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी सुदृढ़ हो गई। ये हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर मेडिटेरियन सी से आपको आना है इंडियन ओशन में, तो आप किसका यूज़ करोगे? सुएज कैनल का यूज़ करोगे। सुएज कैनल का अगर आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर रेड सी से आओगे और रेड सी से और यहाँ पर है गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के बीच में जो इस्तमस है इसको बोला जाता है बाब अल मंडब, बाब अल मंडब स्टेट। अब यहाँ से ये अरेबियन पेनिनसुला है और ये है पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ, ठीक है। पर्शियन गल्फ से अगर आपको आना है इंडियन ओशन में तो यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है वो कनेक्ट करने का काम करती है पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान है यहाँ पर, उन दोनों को, ठीक है। ये हमने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज देखी, ये बाब अल मंडब देखी। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ना पूछ करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कोई शिप है, अगर उस शिप को रेड सी से, कोई शिप है उसको मेडिटेरियन सी से होते हुए, रेड सी से होते हुए उसको इंडियन ओशन में जाना है, तो कौन सी स्ट्रेट उसको पार करनी होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि बाब अल मंडब जो स्ट्रेट है वो उसको पार करनी होगी। और अगर कोई शिप गल्फ कंट्री से ऑयल लेकर के जा रहा है और उसको इंडियन ओशन में प्रवेश करना है तो कौन सी स्ट्रेट उसको पार करनी होगी? तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उसको पार करनी होगी। यहाँ पर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देख रहे हो, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये देखो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पर जो शेप है ना वो आप व्यू करने की कोशिश करो, ऐसे लग रहा है जैसे कोई हॉर्न हो, जैसे कोई सींग हो, ठीक है। तो इस एरिया को, ये जो एरिया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये जो एरिया है ना वहाँ पर सी पायरेसी, सी पायरेसी, आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवी देखी होंगी सी पायरेसी के ऊपर बनाई हुई, तो इस एरिया में काफ़ी सी पायरेसी पाई जाती है। अब क्या रीज़न है? देखो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट सामान आता है यहाँ की कंट्रीज़ के लिए तो उनको लूट लिया जाता है जो सी पायरेट्स हैं उनके द्वारा। अब पर्शियन गल्फ से, इस रीजन से जो गल्फ कंट्री से ऑयल टैंकर्स आते हैं उनको नहीं लूटा जाता, क्योंकि देखो ऑयल को स्टोर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये जो रीजन है वो सी पायरेसी के लिए फेमस है और यहाँ पर इस कंट्रीज़ को, ये जो कंट्री है इनको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये जो रीजन है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का उसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर इस एरिया में आप आ जाइए, यहाँ पर ये है थाईलैंड वाला रीजन, यहाँ पर है इस्थमस ऑफ क्रा, इस्थमस ऑफ क्रा। इसके लिए भी प्रपोज्ड है कि यहाँ पे ये कैनल बनाई जाए। कैनल क्यों बनाई जाए? क्योंकि यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो अंडमान सी को और यहाँ पर साउथ चाइना जो सी है उसको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, या फिर आप मेजर बात करें तो पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पर जो इंडोनेशिया है उसके 2 आइलैंड्स हैं, उनके बीच में पाई जाती है सुंडा स्ट्रेट। सुंडा स्ट्रेट जो है वो इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड को और जावा आइलैंड को अलग करता है और जावा सी और इंडियन ओशन को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये हमने मेजर जो स्ट्रेट हैं, मेजर जो इस्थमस हैं, उन सबको हमने डिस्कस किया। एक बार व्यू कर लेते हैं, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कंप्लीटली। आप पूरा रब करके आपको रिपीट भी होगा और हम अच्छे से उसको कर भी पाएंगे। यहाँ देखिए, एक सेकेंड, आप अच्छे से इतना समझिए, याद कीजिए कि किस एरिया में हमने कौन कौन सी स्टेट और कौन कौन सी जो इस्थमस है उनके बारे में डिस्कस किया था। 2 मिनट में हम सब कुछ जो है वो कंप्लीटली एक साथ रिपीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से स्टार्ट कर दिए। देखो यहाँ से कोई व्यक्ति स्टार्ट होता है और उसको पहुँचना है यहाँ पर, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में उसको पहुँचना है। यहाँ से वो चुक्सी सी में है।
चुक्सी सी से आएगा यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट को पार करके यहाँ पर अलास्का वाला रीजन जो यूएसए का पार्ट है उसमें आकर के, तो यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट चुक्सी सी और बेरिंग सी को आपस में कनेक्ट करता है, इस एरिया का यूज़ किया। यहाँ पर आया ग्रेट लेक्स जो है उनको पार करके इस एरिया में आया गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको से दो एरिया हैं, या तो यहाँ से जाए या फिर यहाँ से जाए। तो यहाँ पर है फ्लोरिडा स्टेट, यहाँ पर है युकाटान चैनल। यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये वाला जो रीजन है वो है कैस्पियन सी, ये है अटलांटिक ओशन। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस्थमस, पनामा इस्थमस है जिसको काट करके पनामा कैनल बनाएगी ताकि इस एरिया से यहाँ पर भेजने के लिए, मतलब अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जल्दी से कनेक्ट किया जा सके, ज़्यादातर जो टाइम लगता है शिप को भेजने में उसको कम किया जा सके, और वाटरवे जो है वो काफ़ी चीप ट्रांसपोर्ट का साधन है जिसका भी यूज किया जा सके। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर आते हैं, इस वाला जो रीजन यहाँ से कनाडा से अगर हम ग्रीनलैंड में जाना है तो हम पार करेंगे किसको, यहाँ पर है डेविस स्ट्रेट जो बैफिन बे को और लेब्राडोर सी को आपस में कनेक्ट करता है। अगर यहाँ से हम सी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए आ गए हैं यूरोप में, और यूरोप में आते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी और यहाँ पर है इंग्लिश चैनल, इन दोनों के बीच में है डोवर स्ट्रेट। डोवर स्टेट में यूरोप में दो जो कैनाल सिस्टम है वो राइन रिवर और रोन रिवर, ये हम भूल गए थे, राइन रिवर और रोन रिवर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैनाल सिस्टम बनाते हैं। वहाँ से हम आ गए तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को आपस में कनेक्ट करता है। यहाँ पर है मेडिटेरियन सी से या तो हम आ सकते हैं रेड सी के थ्रू, मतलब स्वेज कैनाल के थ्रू, या अगर हम टर्की को पार करते हुए आए तो यहाँ पर ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी में सी ऑफ मरमरा जिसमें बॉस्फोरस स्टेट, और सी ऑफ मरमरा और मेडिटेरियन सी के पास में डार्डानेल्स स्टेट। यहाँ पर सी ऑफ अजो है, सी ऑफ अजो और ब्लैक सी के बीच में स्टेट ऑफ क्रैच है। यहाँ से हम आ गए तो स्वेज कैनाल को यूज़ करते हुए, स्वेज कैनाल जो इस्थमस और स्वेज थी जिसको काट करके बनाया गया कैनल ताकि ट्रेड को ज़्यादातर इस एरिया से किया जा सके और यहाँ पर आपको घूमकर आने की आवश्यकता नहीं है। रेड सी से हमें आना है इंडियन ओशन में तो हमने पार की स्ट्रेट बाब अल मंडब स्टेट। यहाँ पर है गल्फ ऑफ एडन, ये है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ से हमें आना है इंडियन ओशन में, तो पर्शियन गल्फ से इंडियन ओशन में आने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार करना होगा। यहाँ पर एक स्टेट और है पाक स्टेट। पाक स्टेट जो है वो बे ऑफ बंगाल को और पाक बे को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। यहाँ पर अगर हम आए तो इस्थमस ऑफ क्रा है, इस्थमस ऑफ क्रा को प्रपोज्ड है ताकि यहाँ पर कैनल बनाई जाए। जो स्टेट ऑफ मलक्का है उसके ऊपर जो प्रेशर है, सबसे ज़्यादा ट्रेड है वो स्टेट ऑफ मलक्का से होता है, तो उसके ऊपर जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके। यहाँ पर है सुंडा स्ट्रेट जो इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स को कम दूर करता है और मिलाता है जावा सी को और इंडियन ओशन को। तो ये हमने रिपीट किया सारे इंपॉर्टेंट जो स्टेट हैं। ऐसा नहीं है कि ये ही इंपॉर्टेंट है, और भी हैं स्टेट इस्थमस, लेकिन उनको जैसे जैसे हम और ज़्यादा स्टडी करते जाएंगे वैसे वैसे उनको हम व्यू करेंगे। तो ये हमने वर्ल्ड मैप को अच्छे से व्यू कर लिया। वर्ल्ड मैप के बारे में जो जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो हमने देख लिए ज़्यादातर, जिनसे हमें थोड़ा बहुत समझना आता है। अब हम वर्ल्ड मैप को अगर आपको दिखा भी दिया जाए, हाँ एक चीज़ और देख लेते हैं कि इस तरीके की जो ज्योग्राफी में स्ट्रक्चर होती हैं उनको बोलते हैं फेस्टोन्स। तो ये हमने मेजर, अगर आपको वर्ल्ड को मैप दे दिया जाए तो वर्ल्ड मैप आपको दिया जाएगा तो आप क्या डिस्कस कर पाओगे, अच्छे से मेजर पॉइंट्स जो हैं वो बता पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर नील जो रिवर है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, वर्ल्ड मैप को व्यू कर लिया, अब हम अर्थ का ओरिजिन किस तरीके से हुआ। अर्थ के ओरिजिन के बारे में सबसे पहले आती है बिग बैंग थ्योरी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई थ्योरी नहीं आई, थ्योरी भी आई, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा रिलाई किया गया, इसके ऊपर रिलाई किया गया कि हाँ ये जो बोलती है थ्योरी वो बिल्कुल सही बोलती है। अब इस थ्योरी में क्या बोला गया, इस थ्योरी में बोला गया कि हमारी जो अर्थ है ना वो स्टार्ट में 13.5 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ। देखो इस समय से पहले पूरा जो यूनिवर्स था वो एक गोला था। अब इसमें 13.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले क्या होता है, इस गोले में एक्सप्लोजन होता है। अब इस गोले में जैसे ही एक्सप्लोजन होता है ये जो गोला है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है।
अब उन छोटे टुकड़ों में एक ऐसा टुकड़ा जो हमारी अर्थ के रूप में डेवलप हुआ। अब ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो मिल करके बनाते हैं यूनिवर्स। हमारा जो सोलार सिस्टम है, सोलार सिस्टम जिसमें सन जो है वो सेंटर में है और उसके आसपास जो 8 प्लैनेट हैं वो चक्कर लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं सोलार सिस्टम। ये जो सोलार सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी में पाया जाता है। अब ये गैलेक्सी क्या होती हैं? इस तरीके के कई हजारों सोलार सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं? गैलेक्सी। मतलब हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें ही कई तरीके के कई सोलार सिस्टम हैं। मतलब इसी तरह सन होगा, उसके आसपास जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगा रहे होंगे। तो ये सोलार सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं? गैलेक्सीज बनाते हैं। और जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी में कई हजार सोलर सिस्टम है। एक सोलर सिस्टम में मान लो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, लेकिन कोई और सोलर सिस्टम हो उसमें कई प्लैनेट्स हो। तो इस तरीके से देखो, पहले प्लैनेट मिलकर के बनाते हैं सोलार सिस्टम मिलकर के बनाते हैं गैलेक्सीज, और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर के बनाती हैं यूनिवर्स। अब इस तरीके से ये जो यूनिवर्स है वो बनता है। अब अर्थ के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करें तो शुरुआत में क्या हुआ? ये आग का गोला टूटा, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। तो जो हमारी अर्थ थी ना वो भी बहुत ज़्यादा एक आग का गोला थी, और देखो टूटा मतलब इसमें एक्सप्लोजन हुआ। तो ये जो अर्थ है वो घूम रही थी, रिवॉल्व कर रही थी। ठीक है, रिवॉल्यूशन रेगुलर मतलब घूम रही थी, एक जगह रुकी हुई नहीं थी कि एक जगह थमी हुई है। अब जैसे जैसे बहुत तेज गति से, बहुत ही स्पीडी वे से जो अर्थ है वो घूम रही थी, तो घूमने से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो आग का गोला था वो मतलब यहाँ से फ्लेम्स उठ रही थी। ठीक है, फ्लेम्स उठ रही थी, धीरे धीरे ठंडी अवस्था में आने लगा। अब ठंडी अवस्था में जैसे ही आप देखते हो, जब भी कोई चीज़ गर्म होती है और फिर वो ठंडी होने वाली है, तो ठंडी होने से पहले मान लो आप पानी को आपने गर्म किया, और गर्म करने के बाद में मान लो उसमें कुछ अवशेष है, कुछ गंदगी है, तो जो चीज़ भारी होगी वो धीरे धीरे नीचे जमती जाएगी। मतलब जिसकी डेंसिटी हाई है वो धीरे धीरे नीचे बैठने लग जाएगी। तो अर्थ जब धीरे धीरे ठंडी हो रही थी तो इसमें जो हाई डेंसिटी वाले जो पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे नीचे जमने लगे। इसीलिए बोला जाता है कि जो अर्थ का कोर है वो लोहे से मिलकर के बना हुआ है। इसीलिए जो अर्थ है का जो कोर है उसको निफे के नाम से भी जाना जाता है। निफे लेयर मतलब निकिल और फेरस से मिलकर के बना हुआ है। अब अर्थ रेगुलर घूम रही थी, और रेगुलर घूमने के कारण जो हाई डेंसिटी के हैं वो सेंटर बनाते हैं, कोर बनाते हैं। उससे जो लोअर डेंसिटी के हैं वो बनाते हैं मेंटल जो एरिया है, और जो इसके सबसे लो डेंसिटी के जो पार्टिकल्स थे वो बनाते हैं क्रस्ट। ठीक है, तो ये अर्थ का जो इंटीरियर हमने डिस्कस किया। अर्थ का इंटीरियर 3 पार्ट में बटा हुआ है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। ठीक है, जो क्रस्ट है वो सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम से, जो मेंटल है वो सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम से, और जो कोर है वो निकिल और फेरस से मिलकर के बनी हुई है। मतलब कोर में सबसे हाई डेंसिटी के पार्टिकल्स हैं, फिर यहाँ पर मीडियम डेंसिटी के पार्टिकल्स हैं, और जो क्रस्ट है उसमें सबसे लोअर डेंसिटी के पार्टिकल्स हैं। अब जैसे ही अर्थ ठंडी हो रही थी तो कुछ पार्ट अर्थ का ऐसा है जो जल्दी से ठंडा नहीं हो पाया, और ऊपर का जो पार्ट है वो ठंडा हो गया, नीचे का जो पार्ट है वो ठंडा हो गया, लेकिन मीडियम पार्ट ठंडा नहीं हो पाया। इसी की वजह से यहाँ पर कुछ भाग जो है वो तरल अवस्था में, लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। और इसी की वजह से आज भी जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो हमारी अर्थ से जो लावा निकलता है, मतलब अर्थ के अंदर लावा और मैग्मा 2 वर्ड आपने सुने होंगे, दोनों में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। मेजर डिफरेंस कैसे नहीं है? अगर अर्थ के अंदर यही पदार्थ, यही मैटर अर्थ के अंदर हो तो उसको मैग्मा बोला जाता है, अर्थ से बाहर निकल आए तो उसको बोला जाता है लावा। तो इसीलिए जो पार्ट लिक्विड रह गया, आज भी एक्सप्लोजन होता है, हमारी अर्थ की जो हीट है वो बाहर निकलती है और लावा के रूप में बाहर आती है। तो ये हमने अर्थ के बारे में देखा। एक मेजर स्टेटमेंट और आप देख लीजिए, प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है कि क्या जब अर्थ बनी थी तब उसके ऊपर ऑक्सीजन थी? तो आपको पता होना चाहिए कि O2 उस समय नहीं थी। जब प्रेजेंट टाइम में हमारे जो
एटमॉस्फेयर है उसमें CO2 का लेवल कितना है 0.03%। लेकिन जब अर्थ बनी थी, अर्थ जब ठंडी हुई थी तो वहाँ पर CO2 थी लगभग 20 से 22%, मतलब बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा थी CO2। इसके अलावा हाइड्रोजन थी, हीलियम थी, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ये सारी चीज़ें जो थी वहाँ पर अवेलेबल थी। ठीक है, मीथेन थी, ये सारी गैसेज अवेलेबल थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। अब धीरे धीरे जो जीवन है, अर्थ जब बनी तो हमने देखा कि अर्थ बहुत आग का गोला थी, तो आग के गोले के ऊपर तो जल्दी से कोई जीवन जो है, लाइफ जो है वो डेवलप ही नहीं हो सकती। तो जैसे जैसे ठंडी हुई, ठंडी होने के साथ में ही उसके ऊपर लाइफ जनरेट होना स्टार्ट हुई, और लाइफ जनरेट जैसे जैसे हुई, और जब फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, उसी फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही क्या बन पाया, O2 बन पाई। मतलब जब हमारा अर्थ का ओरिजिन हुआ तब उस पर O2 नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी। फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर के तहत O2 निकल कर आई। O2 एक आउटकम है, एक प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर का, और जब O2 निकली तब जाकर के लाइफ साइकिल हमारे अर्थ के ऊपर डेवलप हो पाया। तो ये हमने हमारे पहले वर्ल्ड मैप को व्यू किया, और हमने अब फिर अर्थ का जो इंटीरियर है, अर्थ कैसे डेवलप हुई, उस सब को डिस्कस किया।